हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल द्वारा 24 जनवरी 2019 में कंडक्ट कराया गया एग्जाम का क्वेश्चन लेकर मैं आप सभी के बीच खड़ा हूं। और दोस्तों उन क्वेश्चनों का केवल मैं राइट आंसर टिक नहीं कराने वाला हूं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके नोटबुक तक पहुंचाने वाला हूं। और दोस्तों यूपीपीसीएल में सिलेक्शन पाने की बारी जो है ना दोस्तों, अब आपकी बारी है। इसलिए उसी उद्देश्य और उसी मोटो के साथ मैं आप सभी के बीच खड़ा हूं। देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास है हमारा ना, हम सेंचुरी क्रॉस करेंगे दोस्तों, है ना। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनने वाला है। इससे पहले वाली क्लास को भी आप देखिएगा और अनुभव कीजिए कि जो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं दोस्तों ओल्ड पेपर का ना, तो ओल्ड इज गोल्ड दोस्तों। जो इसका सॉल्यूशन है, कितना डीपली मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक, टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए। इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग स्विच होता है ना दोस्तों, को किस वाइंडिंग से कनेक्ट किया जाता है, ये आपको बताना है कि जो वाइंडिंग होती है, टैपिंग स्विच है ना, किस वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, जब वाइंडिंग है ना दोस्तों, वाइंडिंग की बात कही गई है, तो वाइंडिंग तो दो ही प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी, है ना। अगर यहां पर लोड लिखा होता, सुनना, अगर यहां पर लोड लिखा होता ना, तो भी इसका आंसर करेक्ट होता। ये क्यों सेकेंडरी में करेक्ट होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनना कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम लोड बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, जो वोल्टेज है ना वो डाउन होने लगती है। लेकिन आपको पता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल तैयार किया गया है दोस्तों 1956, ये वाली जो रूल है, इसका कहना है कि आप बेशक बढ़ाइए लोड, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वो 3 ±3% से अधिक और ना ही कम होना चाहिए। तो जो भी दोस्तों, जो भी कंपनी ट्रांसफार्मर को डिजाइन करती है, जैसे अपने मध्य प्रदेश में, एमपी में एक प्लांट है बीएचएल नाम से, ये क्या करती है, ट्रांसफार्मर को बनाती है। तो ये जब ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं ना, उसके साथ में दोस्तों वोल्टेज को एडजस्टेबल करने के लिए एक इन्होंने टैपिंग स्विच बनाया है। इसी टैपिंग स्विच के बारे में आपको जानने का मौका मिला। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों हैंड, लिखिएगा हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये कुल दो प्रकार के होते हैं। ये पहला हो गया, और जो दूसरा है वो है दोस्तों ऑटोमेटिक मोटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक मोटरिंग सिस्टम। तो ये कितने प्रकार के हो गए, मोटरिंग सिस्टम ये हो गया, और ये है हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम। दो प्रकार से हम इसके टैपिंग जो स्विच है ना, टैपिंग स्विच का मतलब है कि जो इसमें टर्न रेशियो होता है ना, उसको दोस्तों क्या करना, एडजस्टेबल करना, यही होता है टैपिंग स्विच। टैप चेंजर अलग चीज है और टैपिंग स्विच जो है वो अलग चीज है। दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये जो आपको चित्र में दिखा रहा हूं दोस्तों, इसीलिए दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये लोड तरफ की वाइंडिंग है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग है। और देखिए टैपिंग स्विच में, इसी वाइंडिंग में देखिए दो साइड से क्या निकाला गया है, टैपिंग्स निकाली गई है। अब टैपिंग्स को, ये जो स्विच आपको ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कभी इस पर कनेक्ट होगी और कभी इस तरफ कनेक्ट होगी, है ना। तो ये टर्न रेशियो का अंतर पड़ता है, और जैसे जैसे टर्न अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ता है, और टर्न अगर घटेगी तो वोल्टेज घट जाती है। बस टर्न रेशियो को घटाता और बढ़ाता है टैपिंग स्विच। उम्मीद है इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सुनना, किसी प्रकोष्ठीय ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस को गति करने के कितने रास्ते होते हैं। इसमें मैडर केवल दो रास्ते होते हैं। कैसे दो रास्ते होते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रकोष्ठी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है सेल, है ना। इसका क्या मतलब है, सेल। तो सेल बनाने के लिए ना हम ई और आई आकार के दो कोर का प्रयोग करते हैं, है ना। ई और आई आकार का, ये हो गया ई आकार, और यहां से देखिए ये है आपका आई आकार का, है। ई और आई आकार का अगर दो आप कोर लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसमें से देखिएगा दो रास्ते से चुंबकीय लाइंस गुजरेंगी, है ना। ये पहला रास्ता हो गया और ये है इसका दूसरा रास्ता। तो चुंबकीय लाइंस को गति करने के लिए दो रास्ते प्रदान होते हैं सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर में श्वसक का क्या कार्य होता है। जो श्वसक है ना, वो क्या कार्य है दोस्तों, जो
क्वेश्चन पूछेगा ना, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में श्वसक का काम क्या होता है। तो वो हवा के नमी को सोखता है ना। श्वसक हम किस उद्देश्य से लगाते हैं, सुनना, जैसे जो आपका ट्रांसफार्मर है ना, इस ट्रांसफार्मर में क्या होगा, अगर आप लोड बढ़ाएंगे ना, तो जो इसमें ऑयल प्रयोग किया गया है, ये ऑयल क्या करेगा, ये ऑयल है दोस्तों, इसकी जो श्यानता है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, यानी कि ये पिघलने लगता है, पतला होने लगता है और पतला होकर के फैलता है। और जब ये फैलता है तो ये जाता कहां पर है, ये कंजर्वेटर में जाता है। ऑयल कहां चली जाती है, कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर में दोस्तों क्या लगा होता है, एक ऐसा सिस्टम लगा होता है कि वो बाहर से हवा को खींचती है। हवा इसमें ऐसा होना चाहिए कि उसमें नमी कंटेंट ना हो। अगर नमी उसमें है ना, तो वो नमी क्या करेगा, इस ऑयल में जो इसका इंसुलेशन का गुण है ना, उसको नष्ट कर देगा और वाइंडिंग को शॉर्ट करा सकती है। इसीलिए शुष्क हवा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस कंजर्वेटर के साथ में ना एक ब्रीदर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ब्रीदर। ये ब्रीदर बाहर से हवा खींचती है और इसी ब्रीदर के अंदर एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम होता है सिलिका जेल। इसका क्या नाम है, सिलिका, क्या नाम होता है, सिलिका जेल। ये सिलिका जेल ना बड़ा काम की चीज है। ये नमी कंटेंट को सोख लेती है और केवल शुद्ध हवा, और उसमें से देखिए बिना नमी वाली हवा को अंदर भेजती है और वो चली जाती है ट्रांसफार्मर की मेन टैंक तक, जिससे वो जो आपका ऑयल हिट हुआ है ना, उसको वो ठंडा कर देती है। तो इसका देखिए जो प्रोसेस है ना, इसका जब आप पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है। किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की ध्रुवता को अगर आप 1/2 यानी कि हाफ कर दिया जाए तो स्पीड कैसी हो जाएगी। आपको पता है ना, बड़ा एक दोस्तों पुराना सा फॉर्मूला है, NS बराबर 120 FS/P। इसमें जो आपको P नजर आ रहा है, इसको अगर आप घटाएंगे तो NS बढ़ेगा, P को अगर आप बढ़ाते हैं तो NS क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, स्पीड दोस्तों दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि आपने पोल को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। सुनना, अगर डीसी मोटर है, डीसी मोटर में पोल कैसे होते हैं, तो डीसी जो आपकी मोटर होती है ना, इसमें पोल तो दोस्तों फिक्स होते हैं, यानी कि नियत होती है। लेकिन जो आपकी एसी मोटर है ना माय डियर, इस एसी मोटर में 0.02 सेकंड में पोल क्या हो जा रहे हैं, पोल चेंज हो जाते हैं। कितने सेकंड में, 0.02 सेकंड में। अगर यहां पर एन पोल बना हुआ है तो 0.02 सेकंड में एस हो जाएगा, और यहां पर एस है वो क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो इतना 0.02 सेकेंड में वो क्या हो जा रहा है, बदल जा रही है, क्योंकि एसी नेचर जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ही दोस्तों उसका क्या है, टाइम है। किसी इंडक्शन मोटर के चुंबकीय तथा रोटर गति के बीच के अंतर को किस नाम से जानते हैं, विचलन फिसलन के नाम से। आपने एक नाम सुना होगा बड़ा प्यारा सा, स्लिप, है ना। स्लिप किस चिड़िया का नाम है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड का ही नाम है स्लिप। देखना, जो सिंक्रोनस स्पीड है ना, वो दोस्तों एक क्या है, एक प्रभाव है, क्या एक फीलिंग्स है, एक प्रभाव जो हमें दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। वही है आपका चुंबकीय क्षेत्र की गति, जिसको कहा जाता है, वही है NS। NS हमेशा अधिक होता है NR से। NR क्या है, तो ये है दोस्तों आपकी रोटर स्पीड, है ना। मोटर की क्या है, सॉरी मोटर की है, आपकी थोड़ी, मोटर की क्या है, ये स्पीड है, और सिंक्रोनस स्पीड चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड है। इन दोनों में अंतर जब होता है ना, उसी को कहा जाता है विचलन फिसलन। जो वास्तविक गति है ना, वास्तविक गति, किसकी वास्तविक गति, मैं इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूं दोस्तों। जो वास्तविक गति है, इस गति का जो वास्तविक स्लिप है ना, वो स्लिप कितना होना चाहिए, 3 से 5% होना चाहिए, और इतना ही होता भी है, इतना ही होता भी है। अगर आप कहें कि अगर इसका स्लिप 0% हो जाए, सुनना मेरी बात को, अगर इसका स्लिप दोस्तों 0% हो जाए तो मोटर क्या होगी, मोटर तुरंत ना ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये अपने स्टैंड स्टिल पोजीशन पर आ जाएगी। किस पोजीशन पर, क्यों आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों स्लिप अगर 0 हो गया ना, स्लिप 0 हो जाने पर स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर रुक जाती है। लेकिन जो दोस्तों आपका सिंक्रोनस मोटर है वो नहीं रुकती। अब आप कहेंगे कि सिंक्रोनस मोटर भी तो इंडक्शन मशीन है, उसमें ऐसा क्यों नहीं होता दोस्तों, वो भी रुक जाएगी, वो भी मोटर रुक जाएगी, लेकिन उसमें हम इसीलिए प्राइम मूवर लगा के रखते हैं, हमेशा प्राइम मूवर लगा के रखते हैं, और उसको बाहर से अलग से हम एक्साइटेड करते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर में, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है ना। रेगुलेशन क्या है ये दोस्तों, ये नो लोड माइनस
फुल लोड बटे फुल लोड का रेशियो जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों अरिहंत के बुक में ना मुझे शायद तक ऐसा लगता है कि यहां पर नो लोड लिखा गया है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि नो लोड पर कभी भी रेगुलेशन ज्ञात नहीं किया जाता है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर का है चाहे वो मोटर का रेगुलेशन हो। हमेशा रेगुलेशन किस में ज्ञात करते हैं? फुल लोड में। आप खुद सोच के देखिए ना कि अगर लोड मान लीजिए दोस्तों 0 है तो आप कैसे तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? तुलना करने के लिए नो लोड और फुल लोड होना चाहिए ना, तो इसीलिए ऐसा होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आप बताइएगा कि जो इसका स्टार्टिंग करंट है ना, इसकी जो दर है वो कितनी होती है? निर्धारित आवृत्ति का 5 से 6 टाइम या निर्धारित करंट का 5 से 6 टाइम? तो निर्धारित करंट का 5 से 6 टाइम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई मोटर है, वो फुल लोड की कंडीशन में कितना लेता है? 5 एम्पियर का करंट लेती है। कितना? 5 एम्पियर का करंट, यानी कि फुल लोड की कंडीशन में। लेकिन जब मोटर को हम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो यही मान लीजिए कि इसका निर्धारित करंट है, लेकिन जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही 5 से 6 टाइम्स है, यानी कि इसका 6 गुना देखिए कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर, है ना। मोटर जब नो लोड पर रहती है तभी 30 एम्पियर के अगर करंट हम दे दिए इसके स्टेटर वाइंडिंग, तो वाइंडिंग कैसी हो जाएगी? पूरी तरह से स्वाहा हो जाएगी। तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिरोधक लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिरोधक। इसी को हम कहते हैं स्टार्टर। प्रतिरोधक को ही क्या कहा जाता है? स्टार्टर। और ये क्या वाइंडिंग के सीरीज में हमेशा लगाते हैं, क्योंकि सीरीज क्रम में प्रतिरोध को ऐड करने से प्रतिरोध का मान जो ना वो बढ़ जाता है। क्या करता है? बढ़ जाता है। और जो 30 एम्पियर करंट बिना स्टार्टर का हम ऑन कर रहे थे तो ये ले रही थी 5 से 6 टाइम्स वाला, तो उस करंट को दोस्तों कंट्रोल करता है प्रतिरोध। ऑपरेटर को परीक्षण दिया जाता है कि हमेशा, सुनना, ऑपरेटर को परीक्षण दिया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि हमेशा 5 HP 3 फेज 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज मोटर को किसके द्वारा ऑपरेट करना है, यह परीक्षण दिया जा रहा है। तो बताइए किसके द्वारा? ड्यूअल स्टार्टर के द्वारा, है ना। इसका पूरा नाम लिखेगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। कई बार इसका नाम जो है ना वो दोस्तों पूछ लिया गया है, बड़ा इजी सा नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये क्या करती है? ये एक ऐसा स्टार्टर है जो 3 से 5 HP तक की मोटर को क्या कर सकती है? ये स्टार्ट कर सकती है। देखिए 3 HP रेटिंग से पहले, यानी कि इससे कम रेटिंग वाली जो मोटर है उसको हम बिना स्टार्टर के स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा बहुत भली बात से, आपके घर में दोस्तों पंप वगैरह होंगे 1 HP के, बिना स्टार्टर का भी आप स्टार्ट उसको कर लेते हैं। लेकिन 5 HP तक की मोटर को ड्यूअल स्टार्टर। एक इसकी विशेषता सुनना, क्या इसकी विशेषता होती है कि जो ड्यूअल स्टार्टर हम किस उद्देश्य से लगाते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है ना, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 5 से 6 गुना हमें प्राप्त हो प्रारंभ में ही। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग कर लेते हैं। यही इसकी क्या है? विशेषता है। लेकिन दोस्तों ये 40 HP तक के मोटर को भी स्टार्ट कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन इसमें है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं कि कोई मोटर है उसको हमें 8 से 10 दिन तक लगातार चलाना है। कितना दिन? 8 से 10 दिन तक हमें लगातार चलाना है बिना रुके। तो 40 HP तक के मोटर को ये आपका ड्यूअल स्टार्टर क्या कर सकती है? स्टार्ट कर सकती है, इतना पावरफुल हो, लेकिन दोस्तों सुनना, 8 से 10 दिन तक अगर किसी मोटर को हम कंटिन्यू चला देते हैं तो वो इतना हीट हो जाएगा ना, उसके जलने के चांस दोस्तों 90% बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आ गया ना ऐसा, तो आपको आंसर यही करना है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में पावर स्विच लगे होते हैं। मैं इसका दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डायग्राम के साथ देने वाला हूं और आपके नोटबुक तक पहुंचाने वाला हूं। ऐसा कंटेंट दे दूंगा ना दोस्तों कि आपके एग्जाम के लिए इतना सटीक बैठेगा कि यही दोस्तों काम आ जाएगा आपके एग्जाम में। स्टार जो डेल्टा है ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो पावर स्विच है उसकी तो संख्या है 3। कितने हैं? 3। अभी आपको दिखाता हूं कि उसकी संख्या जो है वो कितना है। देखना, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये चित्र है किसकी? स्टार डेल्टा स्टार्टर के चित्र, है ना। ये है एमसीबी, 3 पोल का एमसीबी है। यहां से RYB आ रही है, न्यूट्रल हम डायरेक्ट ला रहे हैं। ये है कॉन्टेक्टर। ये कौन सा कॉन्टेक्टर होगा? ये मेन कॉन्टेक्टर है। और ये है इसका डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये है स्टार कॉन्टेक्टर, है ना।
अब देखिएगा आप पहचानेंगे कैसे, सारे कॉन्टेक्टर तो एक ही जैसे हैं, तो कैसे पहचान में आएगा मेन कौन है, डेल्टा कौन है, स्टार कौन है। तो जो मेन डायरेक्ट कनेक्शन है मेन से, मेन कॉन्टेक्टर वो क्या हो जाएगा, मेन। अब सुनना स्टार कौन सा है, स्टार में हमेशा क्या होता है कि इसका जो आउटपुट जहां से निकल रहा है ना उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, है ना। लेकिन डेल्टा में ऐसा नहीं होता, जिस कॉन्टेक्टर में इस प्रकार से शॉर्ट किया गया होगा वायर, उसको आपको समझना है स्टार में स्टार कॉन्टेक्टर है, और जिसमें नहीं किया गया है वो है आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर। ये कॉन्टेक्टर को हम स्विच के नाम से भी जानते हैं, ये पावर स्विच कहलाते हैं। तो कितने हो गए स्विच, 1, 2 और 3, है ना। और इसमें देखिए पुश बटन स्टॉप का और पुश बटन स्टार्ट का लगा हुआ है। इस प्रकार से मोटर को हम सेफ्टी से ऑन करते हैं, है ना, और सेफ्टी से ऑफ करते हैं। तो ये रहा आपका पावर कॉन्टेक्टर का टोटल शेड्यूल। किसी इंडक्शन मोटर में स्लॉट साइज कितना होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। 12:1 का इनका रेशियो होता है, इसको आपको याद करना। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ डेटा ऐसे होते हैं, वही चीज मैं आपको बताया कि आपको इसको याद करके रखना होता है ना दोस्तों। अगर ये सेशन पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक इसको भेज करके ना, सेंड करके इसको दोस्तों अपना दायित्व निभाइएगा। ये जो हमारा एक प्यारा सा परिवार है, इस परिवार को दोस्तों, इस परिवार को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी ना, वो दोस्तों हम सबकी जिम्मेदारी है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं जो अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूं ना वो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, है ना। तो देखना क्वेश्चन नंबर हम 110 तक पहुंच गए हैं, यानी कि इस क्लास का दोस्तों ये क्या है, ये है दोस्तों इस क्लास का इंटरवल, है ना। मध्यांतर तक हम पहुंच चुके हैं, कहां तक, मध्यांतर तक पहुंच चुके हैं। अब सुनना 110 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ट्रिपल वीएफ क्या है ना। वेरिएबल वॉल्यूम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोटर ड्राइव है या वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोटर ड्राइव है ना। तो यही है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको सुनना होगा। देखिए ये क्या करती है कि जो एफएस है ना दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, डाउन करते हैं। कब तक डाउन करते हैं, जब तक मोटर का जो रोटर स्पीड है ना ये दोस्तों अपने स्टैंड स्टिल पोजीशन तक नहीं आ जाती, यानी कि निम्न गति तक नहीं आ जाती, नहीं रुक जाती, तब तक सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, डाउन करते रहते हैं, है ना। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, वीएस को भी डाउन करते हैं, यानी सप्लाई वोल्टेज को भी डाउन करते हैं। अगर सप्लाई वोल्टेज को हम डाउन नहीं किया ना तो होगा क्या कि जो आपकी मोटर है दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ओवर फ्लक्सिंग हो जाएगी। ये क्या होगी, ओवर फ्लक्सिंग हो जाएगी, जिससे मोटर क्या हो जाएगा, मोटर आपका सेचुरेट हो जाएगा। कैसा दोस्तों, मोटर आपका सेचुरेट हो जाएगा। तो मोटर को सेचुरेट होने से बचाने के लिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज को भी हमें डाउन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मोटर की स्पीड को कंट्रोलिंग करते हैं। दो प्रकार से मोटर की स्पीड को कंट्रोलिंग की जाती है। देखिए वीएस और एफएस दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को दोस्तों कम करके, और दूसरा वीएस को नियत रख के, है ना, वीएस को नियत रखें और एफएस को घटा करके, यानी कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों को घटाकर, जैसा कि ट्रिपल वीएफ है, मोटर को कंट्रोल किया जाता है स्पीड को। और दूसरे मेथड में वीएस को कांस्टेंट रखते हैं लेकिन एफएस को घटाते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को। तो ये दो मेथड हो गया मोटर की स्पीड को डाउन करने के लिए, है ना। मोटर देखिए एक ऐसा मशीन है ना दोस्तों, जो आपको इसको समझना पड़ेगा, इसकी थ्योरी को समझना पड़ेगा, तब जाकर के दोस्तों आपकी कॉन्सेप्ट वो है ना पूरी क्लियर होगी। अगर आप इसको याद करेंगे ना माय डियर कि ट्रिपल वीएफ क्या है, अगर मैं चाहता ना तो तुरंत ट्रिपल वीएफ क्या है ये बोल करके अब तक दोस्तों 110 12 यानी कि 110 से आगे क्वेश्चन तक निकल गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी दोस्तों आपको भी फायदेमंद होगा। और मैं जो बता रहा हूं ना ये आपके लिए इतना जरूरी चीज बता रहा हूं कि अगर आपने सही तरीके से सुन लिया ना केवल इस सेशन को, तो भी दोस्तों आपको मोटर समझ में आ जाएगी। नियत मेंटेनेंस का गुण रखने वाली जो मोटर है निम्नलिखित में कौन सी है, वो है आपका, ये मोटर कहलाती है एसी मोटर, है ना। एसी मोटर में ऐसी क्या खास बात है कि ये मेंटेनेंस कम मांगती है। हम भी तो यही चाहते हैं कम मेंटेनेंस मांगे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी कार्बन ब्रश नहीं लगा होता है। दूसरा, इसमें जो स्लिप रिंग होती है ना वो भी स्लिप रिंग नहीं लगी होती है। और तीसरा,
जो कम्यूटेटर होती है ना, ये भी नहीं होती। यानी कि कुल मिलाकर के इनमें से कुछ भी नहीं होता। हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों एसी मोटर में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है ना। अगला क्वेश्चन देखना, क्लिप ऑन जो मीटर है किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। चित्र के साथ में आपको समझाने वाला हूं, बस तसल्ली के साथ देखिएगा दोस्तों, दिल थाम करके। आंसर क्या होगा, सीटी है ना। सीटी क्या है, देखिए सीटी जो है ना, इसको हम करंट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ये करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है, क्लिप ऑन मीटर क्या काम करती है, उसको सुनना आप। तो देखिए जो क्लिप ऑन मीटर है ना, इसका तो ये चित्र है, ये है चित्र। ये क्या कर रहा है कि ये आपको जो केबल दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है दोस्तों, ये केबल है। ये किसका काम करेगी, ये काम करेगी स्टार्टिंग वाइंडिंग का, है ना। किसका काम करेगी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का। यानी कि क्लिप ऑन मीटर एक ऐसा मीटर है, किसी तार में अगर करंट प्रवाहित हो रही है तो देखिए उस करंट को अगर हमें मापना है तो पहले हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं। लेकिन क्लिप ऑन मीटर एक ऐसा उपकरण है कि सप्लाई को बिना डिस्कनेक्ट किए डायरेक्ट हम करंट का पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ना। तो देखिए ये किसका काम करेगी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का कहने से मतलब है मेरा कि प्राइमरी वाइंडिंग का काम करेगी। और इसको हम स्प्लिट कोर ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसको हम स्प्लिट कोर ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका स्प्लिट बना हुआ है ना, ये देखिए ये जो कोर बना हुआ है ना, इसमें भी वाइंडिंग लपेटी गई है इस प्रकार से, जो हमें नजर नहीं आ रही है। तो ये किसका काम करेगी, ये काम करती है सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। यहां पर अब फैराडे का नियम लागू होता है और फैराडे के नियम द्वारा इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है और ये ईएमएफ खुद का अपना करंट जनरेट करती है और वो करंट फ्लो होती है और उसी करंट को ये माप लेता है इस डिस्प्ले में। सुनना, जो दोस्तों अगर ये क्लिप ऑन मीटर, अगर इसमें जो सीटी प्रयोग किया गया है वो 500:5 का है ना, तो ये कितना एम्पियर करंट मापेगी उसको सुनना। इसमें जो स्टार्टिंग में करंट चलेगी ना, सुनना, जो इसमें स्टार्टिंग से मैं लिख देता हूं, इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट चलेगी उसको ये 100 गुना क्या कर देगी, कम कर देगी। कितना करेगी, 100 गुना कम। और वोल्टेज को 100 गुना ये बढ़ा देगी, है ना। वोल्टेज को क्या करेगी, 100 गुना बढ़ा देगी और करंट को 100 गुना कम कर देगी। क्यों, क्योंकि 500 का 100 गुना है, 500 का 100 गुना कम है 5, यानी कि जो 5 है ये 100 गुना अधिक, सॉरी ये जो 500 है ना, इस 500 का 100 गुना कम कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा देती है प्राइमरी वाइंडिंग का और 100 गुना करंट को घटा देती है प्राइमरी वाइंडिंग का। तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें 100 एम्पियर करंट चल रहा है तो 100 एम्पियर करंट तो माप नहीं पाएगा ये एम्पियर मीटर इसमें जो लगा हुआ है, तो वो कितना दिखाएगा, रीडिंग 1 एम्पियर दिखाएगा। जिससे क्या पता चलेगा कि इसमें 100 एम्पियर का करंट चल रहा है ना। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ में देखना, जो पीटी है ना दोस्तों, ये पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है। सीटी और पीटी दोनों किसके प्रकार हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के प्रकार हैं, आपको ध्यान रखना है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी कार्बन फिलामेंट बल्ब का शक्ति गुणांक रेटिंग कितना होना चाहिए। दोस्तों ये आपको रटा हुआ चीज है कि इकाई होना चाहिए, लेकिन देखना हर चीज में दोस्तों रटना ही, टेक्निकल एक ऐसा एजुकेशन है, इसमें दोस्तों रट्टा मार के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा, इकाई क्यों होता है। जो देखिए जो लैंप होते हैं ना, उसका जो तंतु होता है फिलामेंट, वो किसका बनता है, वो दोस्तों टंगस्टन का बनता है। किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है ना जिसके अंदर रेजिस्टेंस का जो गुण है वो बहुत अधिक होती है, और रेजिस्टेंस का गुण आपको पता है ना, पावर फैक्टर को बढ़ा देता है और बढ़ाकर इकाई तक पहुंचा देता है, इसीलिए इसका पावर फैक्टर इकाई होता है ना। अब अगर आपको मैं कह दूं कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, इनका पावर फैक्टर कितना होता है, तो 0.3 लैगिंग इनका पावर फैक्टर होता है ना। कितना, 0.3 लैगिंग इनका पावर फैक्टर होता है। क्यों होता है 0.3 लैगिंग पावर फैक्टर, है ना। हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि बल्ब का हमेशा क्या होता है, पावर फैक्टर इकाई होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा, हर लैंप का इकाई ही नहीं होता है ना। सोडियम वेपर लैंप का अलग पावर फैक्टर होता है। प्रदीप्ति की दर किसमें होती है, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कुछ अलग लेवल तक पहुंचाएगी, आपको सुनना है। प्रदीप्त का दर किसमें होती है, यानी कि इसकी रेटिंग, तो ये लक्स में होती है।
देखिए जैसे आप रेंज को मापते हैं ना, पहले आता है इंच, फिर फुट, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर आता है किलोमीटर। तो इसी प्रकार से लंबाई जो है ना उसकी यूनिट बढ़ते क्रम में होती है ना। तो मैं आपको प्रदीप्ति की भी यूनिट बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में बता रहा हूं। सबसे छोटी इसकी जो यूनिट है ना वो है दोस्तों लक्स, है ना। इसके बाद आता है फुट कैंडल, ध्यान से सुनना। इसके बाद आती है फुट कैंडल, फिर आती है दोस्तों निट, और इसके बाद आती है स्टिलब। इसके बाद जो आती है वो है स्टिलब, है ना। तो इसकी 4 यूनिट बनते हैं। कितने? 4 यूनिट। देखना, 1 फुट कैंडल बराबर होता है ना 10.76 लक्स प्रकाश। कितना हो जाएगा? लक्स प्रकाश 1 फुट कैंडल बराबर। और जो 1 निट है ना, 1 निट बराबर होता है 1 कैंडल, कितना? 1 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। लिखेगा अपने नोटबुक में, लिख लेना दोस्तों। और 1 स्टिलब बराबर होता है 10⁴ निट्स। कितना? 10⁴ निट्स। ये सब यूनिट है, किसके हैं? ये इल्यूमिनेशन के यूनिट है, यानी कि प्रदीप्ति के। आप दोस्तों बजाज का एलईडी बल्ब देखे होंगे ना, उसमें बजाज का जो एलईडी बल्ब होती है ना वो 1 वाट में 90 ल्यूमेन का प्रकाश देती है। कितना? 1 वाट में 90 ल्यूमेन का प्रकाश देती है। आप देखिएगा अगर आपके घर में बजाज की एलईडी होगी। किसी मेला उत्सव के लिए बनी सीरीज व्यवस्था है ना, बनी सीरीज व्यवस्था में बल्बों को सिंगल फेज 240 वोल्ट से जोड़ा जाता है, जबकि एक बल्ब की जो वोल्टेज रेटिंग है वो 6 वोल्ट है। तो कितने दीपक जोड़े जाएंगे? बस इसको आपको क्या करना है, भाग दे देना है ना। 240 को आप 6 से भाग देंगे, कितना बन जाएगा? 40 आएगी ना। 4 × 6 = 24, 240 हो गया, तो 40। लेकिन देखिए आंसर तो हमें मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी 40 लैंप हमको कनेक्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों इसमें टॉलरेंस भी होता है ±2 बल्ब का, यानी ±2% का मतलब ±2 बल्ब का टॉलरेंस भी होता है। तो आपको ना 42 यहां पर बल्ब लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए वोल्टेज कभी भी दोस्तों घटता बढ़ता रहता है। अगर वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होगा कि लैंप आपके फ्यूज हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा अगर आप 2 लैंप जोड़ के रखेंगे ना तो ये चांस ही नहीं होगा, ये दोस्तों कभी चांस ही नहीं होगा कि आपका वोल्टेज बढ़ने के दरमियान लैंप जल सके, है ना। किसी बल्ब में ल्यूमेन प्रति वाट किससे बनती है? ये दोस्तों किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कुल दक्षता की। देखिए आउटपुट बटा जो इनपुट होता है ना, यही इसकी एफिशिएंसी होती है। इनपुट में क्या होता है? VI cos φ, ये इनपुट देते हैं, और आउटपुट ये हमें क्या देता है? प्रकाश। किसमें? ल्यूमेन में ये प्रकाश देती है। तो आंसर तीव्र कार्य निष्पत्ति इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी कि इसका एफिशिएंसी है, ये इसका क्या है? दक्षता है। दक्षता ही तो ल्यूमेन प्रति वाट है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एलईडी जो है ना ये 1 वाट में, बजाज की एलईडी 1 वाट में कितना प्रकाश देती है? 90 ल्यूमेन का प्रकाश। तो आप देखिए अगर 9 वाट का एलईडी है तो कितना प्रकाश देगी? शायद तक 810 ल्यूमेन का, है ना। हाँ, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस पदार्थ को चुना जाता है? वो है आपका टंगस्टन। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके फेवर में आते हैं, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए, और ये बड़ा कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, इसकी ये क्वालिटी होती है। चोक कॉइल का समुचित कार्य क्या होता है? सुनना दोस्तों, वर्तमान को कंट्रोल करना। जो चोक है ना ये क्या करता है? स्टार्टिंग में सुनिएगा, जो चोक है ये 2 तरह से काम करती है। ये क्या करती है? वोल्टेज क्रिएट करती है। ये क्या करती है? स्टार्टिंग में पहले वोल्टेज क्रिएट करती है, हाई वोल्टेज। वोल्टेज क्यों क्रिएट करती है ये? क्योंकि जो आपका CFL है ना, CFL के अंदर गैस भरी होती है, उस गैस को आयोनाइज करने के लिए हाई वोल्टेज क्या करता है? उस गैस को आयोनाइज करने के लिए हाई वोल्टेज पैदा करती है, जनरेट करती है, ताकि गैस आयोनाइज हो सके और वहां से प्रकाश उत्पन्न हो सके। फिर ये करंट को कंट्रोल करती है। इसके बाद ये क्या करेगी? करंट को कंट्रोल करती है ना। तो करंट को कंट्रोल करना और वोल्टेज को क्रिएट करना ये किसका काम है? चोक का काम है। लेकिन यहां पर वोल्टेज को कंट्रोल नहीं करता है, वोल्टेज को ये पैदा करती है और करंट को कंट्रोल करती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान कंट्रोलिंग, है ना। वर्तमान एक निमी लैंग्वेज है, और इस चोक का दोस्तों अगर पावर फैक्टर कोई पूछे आपसे तो लिख लेना, इसका PF होता है दोस्तों 0.3, है ना। इस 0.3 को 0.95 तक बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक दोस्तों कैपेसिटर लगा देते हैं। हम क्या करते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कैपेसिटर को आप सीरीज में लगाएंगे या फिर दोस्तों समांतर में लगाएंगे, ये आप तक छोड़ता हूं मैं। CFL का सही नाम क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सही नाम होगा। इसके अंदर देखिए आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी? आर्गन प्लस
क्रिप्टॉन, कौन सा, प्लस क्रिप्टॉन। और दोस्तों इसमें मरकरी गैस भी भरी जाती है निम्न मात्रा में, कितने मात्रा में, निम्न मात्रा में, वो भी लो प्रेशर के साथ, निम्न मात्रा में लो प्रेशर के साथ मरकरी गैस और क्रिप्टॉन और आर्गन गैस भरी जाती है। ये दोस्तों CFL में भरी जाती है, ये आपको याद करना है। और सुनना 50 से ना कितना, 50 से 100 ल्यूमेन का ये क्या देती है, ये 50 से 100 ल्यूमेन प्रति वाट क्या है इसकी, ये इसकी दोस्तों दक्षता मानी जाती है, इतना है ना। और CFL का आपको पता है कि इसमें भी इसी में चोक लगा होता है और इसका पावर फैक्टर 0.3 होता है, फिर इसको हम बढ़ाते हैं कैपेसिटर लगा करके। एंड नियम कहां पर लागू होता है, चुंबकीय पोल का पता करने के लिए। आपको पता है ना चुंबक में 2 पोल होते हैं N और S, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते, हम उसको पता कर सकते हैं मैक्सवेल के नियम और एंड नियम के द्वारा। दोनों नियम का प्रयोग हम करते हैं चुंबक का पोल का पता लगाने के लिए। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास, जिसमें 20 प्रश्नों का हमने सामना किया। हर प्रश्न आपके नजरों से होकर गुजरा और हर प्रश्न का हमने डिटेल से कंटेंट निकाला और डिटेल से आपको उसका डिटेल पूरा दे दिया। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और दोस्तों इस क्लास को भी दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो फिर एक लाइक आपके तरफ से जरूर मिलना चाहिए। यही आपसे मेरा एक उम्मीद है और यही मेरा आपसे एक दरख्वास्त है ना। आप मेरा दरख्वास्त कबूल करिएगा और इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा। बस दोस्तों जीवन में सदा असहायों का सहायता करिए और अपने से छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान करिए। इसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिएगा। और इससे पहले वाली जो क्लास हमने ले चुका है उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।